जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉयर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, चाहे पति हो या पत्नी, तो तलाक लेने की तैयारी कैसे करें और उसका प्रोसीजर क्या है। मतलब कि पिटीशन दाखिल करने से लेकर रिजल्ट आने तक, यानी कि जजमेंट आने तक और डिक्री होने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप तलाक का पिटीशन दाखिल करेंगे, दाखिल करने के बाद की प्रक्रियाएं क्या क्या फॉलो करनी होती है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या आपको करना होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको इसी प्रकार की जानकारियां देते रहें। दोस्तों, जब किसी को तलाक लेना होता है तो तलाक लेने के दो रास्ते हैं। पहला, एक समायोजन से, यानी पति और पत्नी दोनों की आम सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है। लेकिन जब पति केवल तलाक लेना चाहता है, पत्नी नहीं देना चाहती है, या पत्नी तलाक देना चाहती है, पति नहीं देना चाहता है, ऐसी स्थिति में जब मामला कंटेस्टेड होता है, यानी एक तरफा होता है, तो उस मुकदमे में लड़ाई होती है। यानी कि कोर्ट में प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ लड़ाई का सेंस कागजी लड़ाई से है, न कि मारपीट या हाथापाई से है। तो सबसे पहले तो आपको एक बेहतरीन परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट के जानकार अधिवक्ता से मिलना होगा, उससे अपनी याचिका तैयार करानी होगी, पिटीशन तैयार कराना होगा और उस पिटीशन में जो ग्राउंड्स होंगे वो ग्राउंड्स, क्योंकि तलाक जैसी समस्या हमारे समाज में एक दिन की समस्या नहीं होती है। ये 2 साल, 4 साल, 6 साल पीछे से चली आ रही समस्या का ही एक सामाजिक या पारिवारिक दुष्परिणाम है तलाक। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विवाह करने के बाद तलाक लेने की नहीं सोचता है, विवाह करता है ताकि उसका परिवार आगे बढ़ सके, उसकी वंश वृद्धि हो और उसका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से जीवन पर्यंत चलता रहे। लेकिन जब कोई ऐसी समस्या आन पड़ती है जिसका विकल्प कुछ नहीं मिलता, तब व्यक्ति अदालतों में, परिवार न्यायालयों में तलाक का पिटीशन दाखिल करता है। तो आपको अपने अधिवक्ता से तलाक के ग्राउंड के बारे में सारी जानकारी देनी होगी कि आपके, मान लीजिए आप पति हैं और आपकी पत्नी से आपकी नहीं बन रही, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी और अपनी पत्नी के बीच की जो ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी गंभीर समस्या है जिससे ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि आप लोग एक साथ नहीं रह सकते और तलाक की नौबत आ गई है, तो वो सारे ग्राउंड, यानी कि अगर क्रूएलिटी है या डिजर्सन है, तो इन सारी समस्याओं के बाबत आप अपने एडवोकेट से, अपने अधिवक्ता से बताएंगे। फिर वो आपका एक ग्राउंड बनाएंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि कितने दिनों से आप लोग डिजर्सन में हैं, अलग अलग रह रहे हैं, भरण पोषण आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं। ये सारी जानकारी लेकर के आपकी पिटीशन तैयार की जाएगी। दोस्तों, पिटीशन तैयार करने के बाद पिटीशन कोर्ट में फाइल होती है, दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद उसको देखा जाता है कि आपकी पिटीशन अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि आपके विवाह को कितने दिन हुए हैं, विवाह के बाद आप लोग पिछले 1 साल से जो रूल है कि 1 वर्ष से डिजर्सन, यानी अलग अलग रह रहे हों आप लोग, मतलब पति पत्नी के बीच में कोई भी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन न हुआ हो, ऐसी स्थिति में ही तलाक दाखिल किया जा सकता है। तो क्या वो सारे जो कंटेंट हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी पिटीशन फाइल हो जाती है, सबमिट हो जाती है और उस पर फिर अगली डेट पड़ती है। अब जो अगली डेट पड़ती है, जो तारीख दी जाती है पिटिशनर को, याची को,
उस तारीख के अंदर कोर्ट के द्वारा विपक्षी यानी पत्नी को नोटिस जाती है कि आपके खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के अंतर्गत तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया है और जो प्लेंट है, जो याचिका है, याचिका में वर्णित तथ्यों का जवाब यानी जो जो ग्राउंड हमने बनाए हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे हमें तलाक चाहिए, उन पॉइंट्स के जवाब देने की जो तिथि है वो फला तिथि है। अब अगली तिथि पे अगर पत्नी हाजिर हो जाती है, उसको हाजिर होना होता है और हाजिर होकर के प्लेंट की कॉपी उसे प्राप्त हो जाती है। उस कॉपी को प्राप्त करने के बाद उसका WS यानी रिटन स्टेटमेंट उसे देना होता है। रिटन स्टेटमेंट देने के बाद जो अगली तारीख पड़ती है वो मैरिज काउंसलर या मीडिएटर के यहाँ पड़ती है और मीडिएटर या मैरिज काउंसलर आपके दाम्पत्य जीवन को पुनः एकीकरण करने का भरसक प्रयास करते हैं। वह यह प्रयास करते हैं कि आप लोगों का पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन खंडित न हो बल्कि एक हो जाए। फिर भी अगर मामला कंटेस्टेड है और आप दोनों एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, संतोषजनक स्थिति नहीं बन पा रही है, किसी पॉइंट पे आप लोगों का विवाद बढ़ता जा रहा है और कंटेस्ट की स्थिति बनी हुई है, तो मीडिएशन से पुनः मामला फैमिली कोर्ट में वापस आ जाता है और रिटन स्टेटमेंट के बाद फिर आप उसमें अपना जवाबुल जवाब रेप्लिकेशन दाखिल करते हैं। रेप्लिकेशन दाखिल करने के बाद उधर से काउंटर शपथ पत्र दिया जाता है। उसके बाद मामला एविडेंस में आता है, गवाही होती है। आपने जो तथ्य दिए हैं, जिन तथ्यों के आधार पर आपको तलाक चाहिए होता है, उन तथ्यों के सपोर्ट में आपको एविडेंस या गवाह प्रस्तुत करने होते हैं। उन गवाहों के बाद फिर आपका वाद बिंदु बनता है यानी इशूज बनते हैं। मतलब जिस विवाद बिंदु, जिन जिन बिंदुओं पर विवाद उत्पन्न हुआ है वो विवाद बिंदु बनाए जाते हैं। विवाद बिंदु के बाद फाइनल हियरिंग होती है, जिसे ट्रायल करते हैं और फाइनल बहस आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट के बाद मामला आपका जजमेंट में चला जाता है। जजमेंट अगर आपके तथ्य सही पाए गए हैं एविडेंस के आधार पर तो जजमेंट कर दिया जाता है और जजमेंट के बाद फिर आपके पक्ष में डिक्री हो जाती है। जजमेंट दोस्तों अलग चीज़ है, डिक्री अलग चीज़ है। जजमेंट यानी फैसला सुना देना कि किसने क्या क्या तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन तथ्यों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि याची की बात सही है अथवा प्रत्यर्थी की बात सही है और वह उसके बाद आपकी डिक्री हो जाती है। तो ये है दोस्तों तलाक के ग्राउंड और तलाक लेने का पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया, कैसे आप दाखिल करेंगे और कैसे आपके तलाक का मामला निर्णित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि तलाक को दाखिल करने से लेकर के और निर्णय होने तक की ये पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं भी एक एडवोकेट हूं और दिन प्रतिदिन कोर्ट कचहरी में इस प्रकार के मामले से 2-4 होता आता हूं और प्रयास करता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी का परिवार ना टूटे। आप भी अपने आस पड़ोस या आपके जो भी रिश्तेदार, भाई बंधु मित्र हैं, प्रयास यही करना चाहिए कि किसी भी गलतफहमी या किसी छोटी सी चीज़ को लेकर के कोई मामला इस तरह से ना उभरे जिससे पति या पत्नी को कोर्ट का सहारा लेना पड़े, तलाक जैसी सामाजिक कुरीति से सामना करना पड़े, क्योंकि इससे परिवार टूटता ही है, किसी का भला नहीं होता है। मैं आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय हिंद, जय हिंद।